लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बेगू, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तसल्लियां और दिलासे बेकार हैं। लोहे और सोने के ये मुरक्कब मैं छटा को फांक चुका हूं। कौन सी दवा है जो मेरे हलक से नहीं उतारी गई। मैं आपके अखलाक का ममनून हूं, मगर डॉक्टर साहब मेरी मौत यकीनी है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं दिक्क का मरीज नहीं? क्या मैं हर रोज खून नहीं थूकता? आप यही कहेंगे कि मेरे गले और दांतों की खराबी का नतीजा है, मगर मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे दोनों फेफड़े खानाए जंबूर की तरह मुशब्बक हो चुके हैं। आपके इंजेक्शन मुझे दोबारा जिंदगी नहीं बख्श सकते। देखिए, मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं, मगर सीने पर एक वजनी इंजन दौड़ता हुआ महसूस कर रहा हूं। मालूम होता है कि मैं एक तारीक गड्ढे में उतर रहा हूं। कब्र भी तो एक तारीक गड्ढा है। आप मेरी तरफ इस तरह न देखिए डॉक्टर साहब। मुझे इस चीज का कामिल एहसास है कि आप अपने अस्पताल में किसी मरीज का मरना पसंद नहीं करते, मगर जो चीज अटल है वो होके रहेगी। आप ऐसा कीजिए कि मुझे यहां से रुखसत कर दीजिए। मेरी टांगों में 3-4 मील चलने की कुव्वत अभी बाकी है। किसी करीब के गांव में चला जाऊंगा और मगर मैं तो रो रहा हूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए, मैं मौत से खाइफ नहीं। ये मेरे जज्बात हैं जो आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। आह, आप क्या जाने इस मदकूक के सीने से क्या कुछ बाहर निकलने को मचल रहा है। मैं अपने अंजाम से बाखबर हूं। आज से 5 बरस पहले भी मैं इस वहशतनाक अंजाम से बाखबर था। जानता था और अच्छी तरह जानता था कि कुछ अरसा के बाद मेरी जिंदगी की दौड़ खत्म हो जाएगी। मैंने उस गेंद को, जिसे आप जिंदगी के नाम से पुकारते हैं, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर काटा है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। वाकया ये है कि मैं इस खेल में लज्जत महसूस कर रहा हूं। लज्जत, हाँ लज्जत। मैंने अपनी जिंदगी की कई रातें हुस्न फरोश औरतों के तारीक अड्डों पर गुजारी हैं। शराब के नशे में चूर मैंने किस बेदर्दी से खुद को इस हालत में पहुंचाया। मुझे याद है उन्हीं अड्डों की स्याह पेशा औरत, क्या नाम था उसका, हाँ गुलजार, मुझे इस बुरी तरह अपनी जवानी को कीचड़ में लथपथ करते देखकर मुझसे हमदर्दी करने लग गई थी। बेवकूफ औरत, उसको क्या बताता कि मैं इस कीचड़ में किसका अक्स देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे गुलजार और उसकी दीगर हम पेशा औरतों से नफरत थी, और अब भी है। लेकिन क्या आप मरीजों को जहर नहीं खिलाते, अगर उससे अच्छे नताइज की उम्मीद हो? मेरे दर्द की दवा ही तारीक जिंदगी थी। मैंने बड़ी कोशिश और मुसीबतों के बाद इस अंजाम को बुलाया है, जिसकी कुछ रुएदाद आपने मेरे सिरहाने एक तख्ती पर लिखकर लटका रखी है। मैंने उसके इंतजार में एक एक घड़ी किस बेताबी से काटी है, कुछ न पूछिए। लेकिन अब मुझे दिली तस्कीन हासिल हो चुकी है। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं दिक और सिल का मरीज हूं। इस मर्ज ने मुझे खोखला कर दिया है। आप हकीकत का इजहार क्यों नहीं कर देते? बाखुदा इससे मुझे और तस्कीन हासिल होगी। मेरा आखिरी सांस आराम से निकलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बताइए, क्या आखिरी लम्हात वाकई तकलीफ देह होते हैं? मैं चाहता हूं मेरी जान आराम से निकले। आज मैं वाकई बच्चों की सी बातें कर रहा हूं। आप अपने दिल में यकीनन मुस्कुराते होंगे कि मैं आज मामूल से बहुत ज्यादा बातूनी हो गया हूं। दिया जब बुझने के करीब होता है तो उसकी रोशनी तेज हो जाया करती है। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? आप तो बोलते ही नहीं और मैं हूं कि बोले जा रहा हूं। हाँ हाँ बैठिए। मेरा जी चाहता है आज किसी से बातें किए जाऊं। आप ना आते तो खुदा मालूम मेरी क्या हालत होती। आपका सफेद सूट आंखों को किस कदर भला मालूम हो रहा है। कफन भी इसी तरह साफ सुथरा होता है। फिर आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपको क्या मालूम कि मैं मरने के लिए किस कदर बेताब हूं? अगर मरने वालों को कफन खुद पहनना हो तो आप देखते
मैं उसको कितनी जल्दी अपने गिर्द लपेट लेता। मैं कुछ अरसा और जिंदा रहकर क्या करूंगा, जबकि वो मर चुकी है। मेरा जिंदा रहना फजूल है। मैंने इस मौत को बहुत मुश्किलों के बाद अपनी तरफ आमादा किया है, और अब मैं इस मौका को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो मर चुकी है और अब मैं भी मर रहा हूं। मैंने अपनी संगदिली, वो मुझे संगदिल के नाम से पुकारा करती थी, की कीमत अदा कर दी है, और खुदा गवाह है कि उसका कोई भी सिक्का खोटा नहीं। मैं 5 साल तक उनको परखता रहा हूं। मेरी उम्र इस वक्त 25 बरस की है। आज से ठीक 7 बरस पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। आह, इन 7 बरसों की रुएदाद कितनी हैरत अफजा है। अगर कोई शख्स उसकी तफसील कागजों पर फैला दे तो इंसानी दिलों की दास्तानों में कैसा दिलचस्प इजाफा हो। दुनिया एक ऐसे दिल की धड़कन से आशना होगी जिसने अपनी गलती की कीमत खून की उन थूकों में अदा की है जिन्हें आप हर रोज जलाते रहते हैं कि उनके जरासीम दूसरों तक न पहुंचे। आप मेरी बकवास सुनते सुनते क्या तंग तो नहीं आ गए? खुदा मालूम क्या क्या कुछ बकता रहा हूं। तकल्लुफ से काम न लीजिए। आप वाकई कुछ नहीं समझ सकते। मैं खुद नहीं समझ सका। सिर्फ इतना जानता हूं कि बटोत से वापस आकर मेरे दिलो दिमाग का हर जोड़ हिल गया था। अब यानी आज, जबकि मेरे जुनून का दौरा खत्म हो चुका है और मौत को चंद कदम के फासले पर देख रहा हूं, मुझे यूं महसूस होता कि वो वजन जो मेरी छाती को दाबे हुए था हल्का हो गया है और मैं फिर जिंदा हो रहा हूं। मौत में जिंदगी कैसी दिलचस्प चीज है। आज मेरे ज़ेहन से धुंध के तमाम बादल उठ गए हैं। मैं हर चीज को रोशनी में देख रहा हूं। 7 बरस पहले के तमाम वाकयात इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं। देखिए, मैं लाहौर से गर्मियां गुजारने के लिए कश्मीर की तैयारियां कर रहा हूं। सूट सिलवाए जा रहे हैं, बूट डिब्बों में बंद किए जा रहे हैं, होलडाल और ट्रंक कपड़ों से पुर किए जा रहे हैं। मैं रात की गाड़ी से जम्मू रवाना होता हूं। शमीम मेरे साथ है। गाड़ी के डिब्बे में बैठकर हम अरसा तक बातें करते रहते हैं। गाड़ी चलती है, शमीम चला जाता है, मैं सो जाता हूं। दिमाग हर किस्म के फिक्र से आजाद है। सुबह जम्मू की स्टेशन पर जागता हूं। कश्मीर की हसीन वादी की होने वाली सैर के ख्यालात में मगन लारी पर सवार होता हूं। बटोत से 1 मील के फासले पर लारी का पहिया पंक्चर हो जाता है। शाम का वक्त है, इसलिए रात बटोत के होटल में काटनी पड़ती है। उस होटल का कमरा मुझे बेहद गलीज मालूम होता है, मगर क्या मालूम था कि मुझे वहां पूरे 2 महीने रहना पड़ेगा। सुबह सवेरे उठता हूं तो मालूम होता है कि लॉरी के इंजन का एक पुर्जा भी खराब हो गया है, इसलिए मजबूरन 1 दिन और बटोत में ठहरना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी तबीयत इस कदर अफसुर्दा हो गई थी। इस अफसुर्दगी को दूर करने के लिए मैं उस रोज शाम को सैर के लिए निकलता हूं। चीड़ के दरख्तों का तनफ्फुस, जंगली परिंदों की नगमा सराइयां, सेब के लदे हुए दरख्तों का हुस्न और गुरूब होते हुए सूरज का दिलकश समा, लारी वाली की बेएहतियाती और रंग में भंग डालने वाली तकदीर की गुस्ताखी का रंज अफजा ख्याल महव कर देता है। मैं नेचर के मसरत अफजा मनाजिर से लुत्फ अंदोज होता सड़क के एक मोड़ पर पहुंचता हूं। दफतन मेरी निगाहें उससे 2-4 होती हैं। बेगू मुझसे 20 कदम के फासले पर अपनी भैंस के साथ खड़ी है। जिस दास्तान का अंजाम इस वक्त आपके पेश नज़र है, उसका आगाज यहीं से होता है। वो जवान थी। उसकी जवानी पर बटूत की फजा पूरी शिद्दत के साथ जलवागर थी। सब्ज लिबास में मलबूस वो सड़क के दरमियान मकई का एक दराज कद बूटा मालूम हो रही थी। चेहरे के तांबे ऐसे तांबा रंग पर उसकी आंखों की चमक ने एक अजीब कैफियत पैदा कर दी थी, जो चश्मे के पानी की तरफ साफ और शफाफ थी। मैं उसको कितना अरसा देखता रहा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना याद है कि मैंने दफतन अपना सीना मौसकी से लबरेज पाया और फिर मैं मुस्कुरा दिया। उसकी बहकी हुई निगाहों की तवज्जो भैंस से हटकर मेरे तबस्सुम से टकराई। मैं घबरा गया। उसने एक तेज तजस्सुस से मेरी तरफ देखा, जैसे वो किसी भूले हुए ख्वाब को याद कर रही है।
फिर उसने अपनी छड़ी को दांतों में दबाकर कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। उसका सीना चश्मे के पानी की तरह धड़क रहा था। मेरा दिल भी मेरे पहलू में अंगड़ाइयां ले रहा था, और ये पहली मुलाकात किस कदर लजीज थी, उसका जायका अभी तक मेरे जिस्म की हर रग में मौजूद है। वो चली गई। मैं उसको आंखों से ओझल होते देखता रहा। वो इस अंदाज से चल रही थी जैसे कुछ याद कर रही है, कुछ याद करती है मगर फिर भूल जाती है। उसने जाते हुए 5-6 मर्तबा मेरी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन फौरन सर फेर लिया। जब वो अपने घर में दाखिल हो गई, जो सड़क के नीचे मकई के छोटे से खेत के साथ बना हुआ था, मैं अपनी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। इस एहसास ने मुझे सख्त मुतहय्यर किया। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। कॉलेज में अपने हमजमात तलबा की ज़बानी मैं मोहब्बत के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुका था। इश्किया दास्तानें भी अक्सर मेरे ज़ेर मुताला रही थीं, मगर मोहब्बत के हकीकी मानी मेरी नज़रों से पोशीदा थे। उसके जाने के बाद जब मैंने एक नाकाबिले बयान तलखी अपने दिल की धड़कनों में हल होती हुई महसूस की, तो मैंने ख्याल किया, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही थी। औरत से मोहब्बत करने का पहला मकसद ये होता है कि वो मर्द की हो जाए, यानी वो उससे शादी कर ले और आराम से अपनी बकाया जिंदगी गुजार दे। शादी के बाद ये मोहब्बत करवट बदलती है। फिर मर्द अपनी महबूबा के कांधों पर एक घर तामीर करता है। मैंने जब बेगू से अपने दिल को वाबस्ता होते महसूस किया, तो फितरी तौर पर मेरे दिल में उस रफ़ीक़ाए हयात का ख्याल पैदा हुआ जिसके मुतल्लिक मैं अपने कमरे की 4 दीवारी में कई ख्वाब देख चुका था। इस ख्याल के आते ही मेरे दिल से ये सदा उठी, देखो सईद, ये लड़की ही तुम्हारे ख्वाबों की परी है। चुनांचे मैं तमाम वाक़ये पर गौर करता हुआ होटल वापस आया और 1 माह के लिए होटल का वो कमरा किराए पर उठा लिया जो मुझे बेहद गलीज महसूस हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि होटल का मालिक मेरे इस इरादे को सुनकर बहुत मुतहय्यर हुआ था, इसलिए कि मैं सुबह उसकी गलाज़त पसंदी पर एक तवील लेक्चर दे चुका था। दास्तान कितनी तवील होती जा रही है, मगर मुझे मालूम है कि आप इसे गौर से सुन रहे हैं। हाँ, आप सिगरेट सुलगा सकते हैं। मेरे गले में आज खांसी के आसार महसूस नहीं होते। आपकी डिबिया देखकर मेरे ज़हन में एक और वाकया की याद ताज़ा हो गई है। बेगू भी सिगरेट पिया करती थी। मैंने कई बार उसे गोल्ड फ्लैग की डिबिया लाकर दी थी। वो बड़े शौक से उनको मुंह में दबाकर धुएं के बादल उड़ाया करती थी। धुआं, मैं उस नीले नीले धुएं को अब भी देख रहा हूं जो उसके गीले होंठों पर रक्स किया करता था। हाँ, तो दूसरे रोज मैं शाम को उसी वक्त उधर सैर को गया जहां मुझे वो सड़क पर मिली थी। देर तक सड़क के किनारे पत्थरों की दीवार पर बैठा रहा, मगर वो नजर न आई। उठा और टहलता टहलता आगे निकल गया। सड़क के दाएं हाथ ढलवान थी जिस पर चीड़ के दरख्त उगे हुए थे। बाएं हाथ बड़े बड़े पत्थरों के कटे फटे सर उभर रहे थे। उन पर जमी हुई मिट्टी के ढेलों में घास उगी हुई थी। हवा ठंडी और तेज थी। चीड़ के तागानुमा पत्तों की सरसराहट कानों को बहुत भली मालूम होती थी। जब मोड़ मुड़ा तो दफतन मेरी निगाहें सामने उठी। मुझसे 100 कदम के फासले पर वह अपनी भैंस को एक संगीन हौज से पानी पिला रही थी। मैं करीब पहुंचा, मगर उसको नजर भर के देखने की जुर्रत न कर सका और आगे निकल गया। और जब वापस मुड़ा तो वो घर जा चुकी थी। अब हर रोज उस तरफ सैर को जाना मेरा मामूल हो गया, मगर 20 रोज तक मैं उससे मुलाकात न कर सका। मैंने कई बार बावली पर पानी पीते वक्त उससे हम कलाम होने का इरादा किया, मगर जबान गुंगू हो गई, कुछ बोल न सका। करीबन हर रोज मैं उसको देखता, मगर रात को जब मैं तसव्वुर में उसकी शक्ल देखना चाहता तो एक धुंध सी छा जाती। ये अजीब बात है कि मैं उसकी शक्ल को, इसके बावजूद कि उसे हर रोज देखता था, भूल जाता था। 20 दिनों के बाद एक रोज 4 बजे के करीब, जबकि मैं एक बावली के ऊपर चीड़ के साए में लेटा था, वो खुर्द साल लड़के को लेकर ऊपर चढ़ी। उसको अपनी तरफ आता देखकर मैं सख्त घबरा गया। दिल में यही आया कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन इसकी सकत भी न रही। वो मेरी तरफ देखे बगैर आगे निकल गई। चूंकि उसके कदम तेज थे, इसलिए लड़का पीछे रह गया। मैं उठकर बैठ गया।
उसकी पीठ मेरी तरफ थी। दफतन लड़की ने एक चीख मारी और चश्मे जदन में चीड़ के खुश्क पत्तों पर से फिसल कर नीचे आ रहा। मैं फौरन उठा और भागकर उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। चीख सुनकर वो मुड़ी और दौड़ने के लिए बढ़े हुए कदम रोककर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आई। अपनी जवान आंखों से मुझे देखा और लड़के से ये कहा, खुदा जाने तुम क्यों गिर गिर पड़ते हो। मैंने गुफ्तगू शुरू करने का एक मौका पाकर उससे कहा, बच्चा है, इसकी उंगली पकड़ लीजिए, इन पत्तों ने खुद मुझे कई बार औंधे मुंह गिरा दिया है। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आपकी हेट ने तो खूब लुढ़कनियां खाई होंगी। आप हंसती क्यों हैं? किसी को गिरते देखकर आपकी तबीयत इतनी शाद क्यों होती है? और जो किसी रोज आप गिर पड़ी तो? वो घड़ा जो हर रोज शाम के वक्त आप घर ले जाती हैं, किस बुरी तरह जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मैं नहीं गिर सकती। ये कहते हुए उसने दफतन नीचे बावली की तरफ देखा। उसकी भैंस नाले पर बंधे हुए पुल की तरफ खरामा खरामा जा रही थी। ये देखकर उसने अपने हलक से एक अजीब किस्म की आवाज निकाली। उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में महफूज है। किस कदर जवान थी ये आवाज। उसने बढ़कर लड़के को कांधे पर उठा लिया और भैंस को ए छलना के नाम से पुकारती हुई चशमे जदन में नीचे उतर गई। भैंस को वापस मोड़कर उसने मेरी तरफ देखा और घर को चल दी। उस मुलाकात के बाद उससे हम कलाम होने की झिझक दूर हो गई। हर रोज शाम के वक्त बावली पर या चीड़ के दरख्तों तले मैं उससे कोई न कोई बात शुरू कर देता। शुरू शुरू में हमारी गुफ्तगू का मौजू भैंस था। फिर मैंने उससे उसका नाम दरियाफ्त किया और उसने मेरा। इसके बाद गुफ्तगू का रुख असल मतलब की तरफ आ गया। एक रोज दोपहर के वक्त जब वो नाले में एक बड़े से पत्थर पर बैठी अपने कपड़े धो रही थी, मैं उसके पास बैठ गया। मुझे किसी खास बात का इजहार करने पर तैयार देखकर उसने जंगली बिल्ली की तरह मेरी तरफ घूर कर देखा और जोर जोर से अपनी शलवार को पत्थर पर झटकते हुए कहा, आप कश्मीर कब जा रहे हैं? यहां बटोत में क्या धरा है जो आप यहां ठहरे हुए हैं? ये सुनकर मैंने मुस्तफसिराना निगाहों से उसकी तरफ देखा, गोया मैं उसके सवाल का जवाब खुद उसकी जबान से चाहता हूं। उसने निगाहें नीची कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, आप सैर करने के लिए आए हैं? मैंने सुना है कश्मीर में बहुत से बाग हैं, आप वहां क्यों नहीं चले जाते? मौका अच्छा था, चुनांचे मैंने दिल के तमाम दरवाजे खोल दिए। वो मेरे जज्बात के बहते हुए धारे का शोर खामोशी से सुनती रही। मेरी आवाज नाले के पानी की गुनगुनाहट में, जो नन्हे नन्हे संगरेजों से खेलता हुआ बह रहा था, डूब डूब कर उभर रही थी। हमारे सुरों के ऊपर अखरोट के घने दरख्त में चिड़ियां चहचहा रही थीं। हवा इस कदर तरोताज़ा और लतीफ थी कि उसका हर झोंका बदन पर एक खुशगवार कपकपी तारी कर देता था। मैं उससे पूरा 1 घंटा गुफ्तगू करता रहा। उससे साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और शादी का ख्वाहिशमंद हूं। ये सुनकर वो बिल्कुल मुतहय्यर न हुई, लेकिन उसकी निगाहें जो दूर पहाड़ियों की स्याही और आसमान की नीलाहट को आपस में मिलता हुआ देख रही थीं, इस बात की मजहर थीं कि वो किसी गहरे ख्याल में मुस्तगरक है। कुछ अरसा खामोश रहने के बाद उसने मेरे इसरार पर सिर्फ इतना जवाब दिया, अच्छा आप कश्मीर न जाएं। ये जवाब इख्तिसार के बावजूद हौसला अफजा था। इस मुलाकात के बाद हम दोनों बेतकल्लुफ हो गए। अब पहला सा हिजाब न रहा। हम घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते। एक रोज मैंने उससे निशानी के तौर पर कुछ मांगा तो उसने बड़े भोले अंदाज में अपने सर के क्लिप उतार कर मेरी हथेली पर रख दी और मुस्कुराकर कहा, मेरे पास यही कुछ है। ये क्लिप मेरे पास अभी तक महफूज है। खैर, कुछ दिनों की तूल तवील गुफ्तगुओं के बाद मैंने उसकी जबान से कहलवा लिया कि वो मुझसे शादी करने पर रजामंद है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उस रोज शाम को उसने अपने घड़े को सर पर संभालते हुए अपनी रजामंदी का इजहार इन अल्फाज में किया था कि हाँ मैं चाहती हूं, तो मेरी मसर्रत की कोई इंतहा न रही थी। मुझे ये भी याद है कि होटल को वापस आते हुए मैं कुछ गाया भी था। उस पुरमसर्रत शाम के चौथे रोज, जबकि मैं आने वाली सात सईद के ख्वाब देख रहा था, यकायक उस मकान की तमाम दीवारें गिर पड़ीं जिनको मैंने बड़े प्यार से उस्तवार किया था। बिस्तर में पड़ा था कि सुबह सियालकोट के एक साहब, जो बागरज
तब्दीली ए आबो हवा बटोत में क़याम पजीर थे और एक हद तक बेगू से मेरी मोहब्बत को जानते थे, मेरी चारपाई पर बैठ गए और निहायत ही मुफक्किराना लहजा में कहने लगे, वजीर बेगम से आपकी मुलाकातों का जिक्र आज बटूत के हर बच्चे की जबान पर है। मैं वजीर बेगम के कैरेक्टर से एक हद तक वाकिफ था, इसलिए कि सियालकोट में इस लड़की के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुका हूं, मगर यह बटूत में इसकी तस्दीक हो गई है। एक हफ्ता पहले यहाँ का कसाई इसके मुतल्लिक एक तवील हिकायत सुना रहा था। परसों पान वाला आपसे हमदर्दी का इजहार कर रहा था कि आप इस्मत बाख्ता लड़की के दाम में फंस गए हैं। कल शाम को एक और साहब कह रहे थे कि आप टूटी हुई हंडिया खरीद रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि बाज लोग उससे आपकी गुफ्तगू पसंद नहीं करते, इसलिए कि जब से आप बटूत में आए हैं वो उनकी नज़रों से ओझल हो गई है। मैंने आपसे हकीकत का इजहार कर दिया है, अब आप बेहतर सोच सकते हैं। इस्मत बाख्ता लड़की, टूटी हुई हंडिया, लोग उससे मेरी गुफ्तगू को पसंद नहीं करते। मुझे अपनी समाअत पर यकीन न आता था, बेगू और इसका ख्याल ही नहीं किया जा सकता था। मगर जब दूसरे रोज मुझे होटल वाले ने निहायत ही राजदाराना लहजे में चंद बातें कहीं तो मेरी आंखों के सामने तारीक धुंध सी छा गई। बाबूजी, आप बटूत में सैर के लिए आए हैं, मगर देखता हूं कि आप यहाँ की एक हुस्न फरोश लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मेरा उस लड़की के घर आना जाना है। मुझे ये भी मालूम है कि आपने उसको कुछ कपड़े भी खरीद दिए हैं। आपने यकीनन और भी कई रुपए खर्च किए होंगे। माफ़ कीजिए, मगर ये सरासर हिमाकत है। मैं आपसे ये बातें हरगिज न करता, क्योंकि यहाँ 20 ऐश पसंद मुसाफिर आते हैं, मगर आपका दिल उन स्याहियों से पाक नजर आता है। आप बटूत से चले जाएं। इस कुमाश लड़की से गुफ्तगू करना अपनी इज्जत खतरे में डालना है। जाहिर है कि इन बातों ने मुझे बेहद अफसरदा बना दिया था। वो मुझसे सिगरेट, मिठाई और इसी किस्म की दूसरी मामूली चीज़ें तलब किया करती थी, और मैं बड़े शौक और मोहब्बत से उसकी एक ख्वाहिश पूरी किया करता था। उसमें एक ख़ास लुत्फ था। मगर अब होटल वाले की बात ने मेरे ज़हन में मुहीब ख्यालात का एक तलातुम बरपा दिया था। गुज़श्ता मुलाकातों के जितने नुकूश मेरे दिलो दिमाग में महफूज थे और जिन्हें मैं हर रोज़ बड़े प्यार से अपने तसव्वुर में लाकर एक ख़ास किस्म की मिठास महसूस किया करता था, दफतन तारीक शक्ल इख्तियार कर गए। मुझे उसके नाम ही से उफूनत आने लगी। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। मेरा दिल, जो एक कॉलेज के तालिबे इल्म के सीने में धड़कता था, अपने ख्वाबों की ये बुरी और भयानक ताबीर देखकर चिल्ला उठा। उसकी बातें जो कुछ अरसा पहले बहुत भली मालूम होती थीं, रियाकारी में डूबी हुई मालूम होने लगी। मैंने गुज़श्ता वाक़यात, बेगू की नक्लो हरकत, उसकी जुम्बिश और अपने गिरदोपेश के माहौल को पेश नज़र रखकर अमीक मुताला किया तो तमाम चीज़ें रोशन हो गईं। उसका हर शाम को एक मरीज के हाथ दूध लेकर जाना और वहाँ एक अरसा तक बैठी रहना, बावली पर हर कसो नाकस से बेबाकाना गुफ्तगू, दुपट्टे के बगैर एक पत्थर से दूसरे पर उछल कूद, अपनी हम उम्र लड़कियों से कहीं ज्यादा शोख और आज़ाद रवि। वो यकीनन इस्मत बाख्ता लड़की है। मैंने ये राय मुरत्तिब तो कर ली, मगर आंसुओं से मेरी आंखें गीली हो गईं। खूब रोया, मगर दिल का बोझ हल्का न हुआ। मैं चाहता था कि एक बार, आखिरी बार उससे मिलूं और उसके मुंह पर अपने तमाम गुस्से को थूक दूं। यही सूरत थी जिससे मुझे कुछ सुकून हासिल हो सकता था। चुनांचे मैं शाम को बावली की तरफ गया। वो पगडंडी पर अनार की झाड़ियों के पीछे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसको देखकर मेरा दिल किसी कदर कुढ़ा। मेरा हलक उस रोज की तलखी कभी फरामोश नहीं कर सकता। उसके करीब पहुंचा और पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। छलना, उसकी भैंस और उसका बछड़ा चंद गजों के फासले पर बैठे जुगाली कर रहे थे। मैंने गुफ्तगू का आगाज करना चाहा, मगर कुछ कह न सका। गुस्से और अफसुर्दगी ने मेरी जबान पर कुफ्ल लगा दिया था।
मुझे खामोश देखकर उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई, जैसे चश्मे के पानी में किसी ने अपने मिट्टी भरे हाथ धो दिए हैं। फिर वो मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट मुझे किसी कदर मसनूई और फीकी मालूम हुई। मैंने सर झुका लिया और संगरेजों से खेलना शुरू कर दिया। शायद मेरा रंग जर्द पड़ गया था। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, आप बीमार हैं? उसका ये कहना था कि मैं बरस पड़ा। हाँ, बीमार हूं, और ये बीमारी तुम्हारी दी हुई है। तुम्ही ने ये रोग लगाया है भेगू। मैं तुम्हारे चाल चलन की सब कहानी सुन चुका हूं और तुम्हारे सारे हालात से बाखबर हूं। मेरी चुभती हुई बातें सुनकर और बदले हुए तेवर देखकर वो भौचक्की सी रह गई और कहने लगी, अच्छा, तो मैं अच्छी लड़की नहीं हूं? आपको मेरे चाल चलन के मुतल्लिक सब कुछ मालूम हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं चिल्लाया, गोया तुमको मालूम ही नहीं। जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो तो अपनी स्याहकारियों का सारा नक्शा तुम्हारी आंखों तले घूम जाएगा। मैं तैश में आ गया। कितनी भोली बनती हो, जैसे कुछ जानती ही नहीं, परों पर पानी पड़ने ही नहीं देती। मैं क्या कह रहा हूं भला तुम क्या समझो? जाओ जाओ बेगू, तुमने मुझे सख्त दुख पहुंचाया है। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू डबडबा आए। वो भी सख्त मुस्तरिब हो गई और जलकर बोल उठी, आखिर मैं भी तो सुनूं कि आपने मेरे बारे में क्या सुना है। पर आप तो रो रहे हैं। हाँ, रो रहा हूं इसलिए कि तुम्हारे अफ़आल ही इतने स्याह हैं कि उन पर मातम किया जाए। तुम पाकबाजों की कदर क्या जानो? अपना जिस्म बेचने वाली लड़की मोहब्बत क्या जाने? तुम सिर्फ इतना जानती हो कि कोई मर्द आए और तुम्हें अपनी छाती से भींचकर चूमना चाटना शुरू कर दे और जब सैर हो जाए तो अपनी राह ले। क्या यही तुम्हारी जिंदगी है? मैं गुस्से की शिद्दत से दीवाना हो गया था। जब उसने मेरी जबान से इस किस्म के सख्त कलमात सुने तो उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसकी नज़र में ये सब गुफ्तगू एक मुअम्मा है। उस वक्त तैश की हालत में मैंने उसकी हैरत को नुमाइशी ख्याल किया और ये कहकहा लगाते हुए कहा, जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम नापाक हो। ये सुनकर उसने डरी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, आपको क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैं फिर बरस पड़ा। अपनी जिंदगी की स्याहकारियों पर नजर दौड़ाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम मेरी बात इसलिए नहीं समझती हो कि मैं तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए कि मेरे सीने में शैवानी ख्यालात नहीं, इसलिए कि मैं तुमसे सिर्फ मोहब्बत करता हूं। जाओ, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। जब मैं बोल चुका तो उसने थूक निगलकर अपने हलक को साफ किया और थरथराई हुई आवाज में कहा, शायद आप ये ख्याल करते होंगे कि मैं जानबूझकर अनजान बन रही हूं, मगर सच जानिए मुझे कुछ मालूम नहीं आप क्या कह रहे हैं। मुझे याद है कि एक शाम आप सड़क पर से गुजर रहे थे। आपने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए थे। यहां 20 लोग हम लड़कियों को देखते हैं और मुस्कुराकर चले जाते हैं। फिर आप मुतवातिर बावली की तरफ आते रहे। मुझे मालूम था कि आप मेरे लिए आते हैं, मगर इसी किस्म के कई वाकये मेरे साथ गुजर चुके हैं। एक रोज आपने मेरे साथ बातें की और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। आपने शादी के लिए कहा, मैं मान गई, मगर इससे पहले इस किस्म की कई दरख्वास्तें सुन चुकी हूं। जो मर्द भी मुझसे मिलता है दूसरे तीसरे रोज मेरे कान में कहता है, बेगू देख, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। रात दिन तू ही मेरे दिलो दिमाग में बसी रहती है। आपने भी मुझसे यही कहा। अब बताइए मोहब्बत क्या चीज है? मुझे क्या मालूम कि आपने दिल में क्या छुपा रखा है। यहां आप जैसे कई लोग हैं जो मुझसे यही कहते हैं, बेगू तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जी चाहता है कि सदके हो जाऊं। तुम्हारे होंठ किस कदर प्यारे हैं, जी चाहता है इनको चूम जाऊं। वो मुझे चूमते रहे हैं, क्या ये मोहब्बत नहीं है? कई बार मेरे दिल में ख्याल आया है कि मोहब्बत कुछ और ही चीज है, मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम हो सकता है। मैंने कायदा पढ़ना शुरू किया मगर छोड़ दिया। अगर मैं पढ़ूं तो फिर छलना और उसके बछड़े का पेट कौन भरे? आप अखबार पढ़ लेते हैं, इसलिए आपकी बातें बड़ी होती हैं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। छोड़िए इस किस्से को, आइए कुछ और बातें करें। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। मेरी माँ कह रही थी कि बेगू तो हैट वाले बाबू के पीछे दीवानी हो गई है। मेरी नजरों के सामने से वो तारीक पर्दा उठने लगा था जो इस अंजाम का बाइस था, मगर दफअतन मेरे जोश और गुस्से ने फिर उसे गिरा दिया।
बेगू की गुफ्तगू बेहद सादा और मासूमियत से पुर थी, मगर मुझे उसका हर लफ्ज बनावट में लिपटा नजर आया। मैंने एक लम्हा भी उसकी अहमियत पर गौर न किया। बेगू, मैं बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बना लोगी। मैंने गुस्से में उससे कहा, ये फरेब किसी और को देना। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। तुमने अभी अभी अपनी जबान से इस बात का एतराफ किया है, अब मैं क्या कहूं? नहीं नहीं, कहिए, उसने कहा। कई लोग तुम्हारे मुंह को चूमते रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाय, आप तो समझते ही नहीं। अब मैं क्या झूठ बोलती हूं? मैं खुद थोड़ा ही उनके पास जाती हूं और मुंह बढ़ाकर चूमने को कहती हूं। अगर आप उस रोज मेरे बालों को चूमना चाहते, जबकि आप इनकी तारीफ कर रहे थे, तो क्या मैं इनकार कर देती? मैं किस तरह इनकार कर सकती हूं? मुझे छलना बहुत प्यारी लगती है और मैं हर रोज उसको चूमती हूं। इसमें क्या हर्ज है? मैं चाहती हूं कि लोग मेरे बालों, मेरे होंठों और मेरे गालों की तारीफ करें। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, खबर नहीं क्यों। मैं सुबह सवेरे उठती हूं और चल्ला को लेकर घास चराने के लिए बाहर चली जाती हूं। दोपहर को रोटी खाकर फिर घर से निकल आती हूं। शाम को पानी भरती हूं। हर रोज मेरा यही काम है। मुझे याद है कि आपने मुझे कई मर्तबा कहा था कि मैं पानी भरने ना आया करूं, भैंस न चराया करूं। शायद आप इसी वजह से नाराज हो रहे हैं। मगर ये तो बताइए कि मैं घर पर रहूं तो फिर आप मुलाकात क्यों कर सकेंगे? मैंने सुना है कि पंजाब में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, मगर हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा यही काम है। तुम्हारा यही काम है कि हर रहगुजर से लिपटना शुरू कर दो? तुम पहाड़ी लोगों के चलन मुझसे छुपे हुए नहीं, ये तकरीर किसी और को सुनाना। घर पर रहो या बाहर रहो, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। इन पहाड़ियों में रहकर जो सबक तुमने सीखा है, वो मुझे पढ़ाने की कोशिश न करो। आप बहुत तेज होते जा रहे हैं, बहुत चल निकले हैं, उसने कदरे बिगड़कर कहा। मालूम होता है लोगों ने आपके बहुत कान भरे हैं। मुझे भी तो पता लगे कि वो कौन मरन जोगे हैं जो मेरे मुतल्लिक आपको ऐसी बातें सुनाते रहे हैं। आप ख्वाह मख्वाह इतने गर्म होते जा रहे हैं। ये सच है कि मैं मर्दों के साथ बातें करती हूं और उनसे मिलती हूं, मगर ये कहते हुए उसके गाल सुर्ख हो गए, मगर मैंने उसकी तरफ ध्यान न दिया। एक लम्हा खामोश रहने के बाद वो फिर बोली, आप कहते हैं कि मैं बुरी लड़की हूं, ये गलत है। मैं पगली हूं, सचमुच पगली हूं। कल आपके चले जाने के बाद मैं पत्थर पर बैठकर देर तक रोती रही। जाने क्यों? ऐसा कई दफा हुआ है कि मैं घंटों रोया करती हूं। आप हंसेंगे, मगर इस वक्त मेरा जी चाहता है कि यहां से उठ भागूं और इस पहाड़ी की चोटी पर भागती हुई चढ़ जाऊं और फिर कूदती फांदती नीचे उतर जाऊं। मेरे दिल में हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है। भैंस चराती हूं, पानी भरती हूं, लकड़ियां काटती हूं, लेकिन ये सब काम मैं ऊपरे दिल से करती हूं। मेरा जी किसी को ढूंढता है, मालूम नहीं किसको। मैं दीवानी हूं। बेगू की ये अजीब व गरीब बातें, जो दर हकीकत उसकी जिंदगी का एक निहायत उलझा हुआ बाब थी और जिसे बगौर मुताला करने के बाद सब राज हल हो सकते थे, उस वक्त मुझे किसी मुजरिम का गैर मरबूत बयान मालूम हुई। बेगू और मेरे दरमियान इस कदर तारीक और मोटा पर्दा हायल हो गया था कि हकीकत की नकाब कुशाई बहुत मुश्किल थी। तुम दीवानी हो, मैंने उससे कहा। क्या मर्दों के साथ बैठकर झाड़ियों के पीछे पहरों बातें करते रहना भी इस दीवानगी ही की एक शाख है? बेगू, तुम पगली हो, मगर अपने काम में आठों गांठ होशियार। मैं बातें करती हूं, उनसे मिलती हूं, मैंने इससे कब इनकार किया है? अभी अभी मैंने आपसे अपने दिल की सच्ची बात कही तो आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं कुछ कहूं तो इससे क्या फायदा होगा? आप कभी मानेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, कहो, क्या कहती हो? तुम्हारा नया फलसफा भी सुन लो। सुनिए फिर। ये कहकर उसने थकी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देखा और आह भरकर बोली, ये बातें जो मैं आज आपको सुनाने लगी हूं, मेरी जबान से पहले कभी नहीं निकली। मैं ये आपको भी न सुनाती, मगर मजबूरी है। आप अजीब व गरीब आदमी हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलती रही हूं, मगर आप बिल्कुल निराले हैं। शायद यही वजह है कि मुझे आपसे। वो हिचकिचाई। हाँ, आपसे प्यार हो गया है। आपने कभी मुझसे गैर बात नहीं कही। हालांकि मैं जिससे मिलती रही हूं वो मुझसे कुछ और ही कहता था। मेरी अम्मा जानती है कि मैं घर में हर वक्त आप ही की बातें करती रहती हूं। मेरा मुंह थकता ही नहीं। आपने नहीं कहा, पर मैंने ग्राहकों के पास दूध ले जाना छोड़ दिया, लोगों से बातें करना छोड़ दी। पानी भरने के लिए भी ज्यादा छोटी बहन ही को भेजती रही हूं।
आपके आने से पहले मैं लोगों से मिलती रही हूं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उनसे क्यों मिलती थी। मुझे कोई मर्द भी बुलाता तो मैं उससे बातें करने लगती थी, इसलिए नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरा दिल जो चाहता था वो उन लोगों के पास नहीं था। मैं बुरी नहीं, अल्लाह की कसम बेगुनाह हूं। खुदा मालूम लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं। आप भी मुझे बुरा कहते हैं, जिस तरह आपने आज मेरे मुंह पर इतनी गालियां दी हैं। अगर आपके बजाय कोई और होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती, मगर आप। अब मैं क्या कहूं, मैं बहुत बदल गई हूं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ख्याल करती थी कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, लेकिन आप मुझसे ख्वाह मख्वाह लड़ रहे हैं। आपको क्या मालूम कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूं। मैंने आपके सामने कभी गाली नहीं दी, हालांकि हमारे घर सारा दिन गाली गलौज होती रहती है। मेरी समझ में कुछ न आया कि वो क्या कह रही है। डॉक्टर साहब, इस पहाड़ी लड़की की गुफ्तगू किस कदर सादा थी, मगर अफसोस है कि उस वक्त मेरे कानों में रुई ठुसी हुई थी। उसके हर लफ्ज से मुझे इस्मत फरोशी की बू आ रही थी। मैं कुछ न समझ सका। बेगु तुम 1000 कस्में खाओ, मगर मुझे यकीन नहीं आता। अब जो तुम्हारे जी में आए करो। मैं कल बटूत छोड़कर जा रहा हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर तुमने उसकी कदर न की। तुमने मेरे दिल को बहुत दुख दिया है। खैर, अब जाता हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना। मुझे जाता देखकर वो सख्त मुज़तरिब हुई और मेरा बाजू पकड़कर और फिर उसे फौरन डरते हुए छोड़कर थर्राई हुई आवाज में सिर्फ इस कदर कहा, आप जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, हां, जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे चाहने वालों के लिए मैदान साफ हो जाए। आप ना जाइए, अल्लाह की कसम मेरा कोई चाहने वाला नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखें नमनाक हो गईं। ना जाइए, ना जाइए ना। आखिरी अल्फाज उसकी गुलूगीर आवाज में दब गए। उसका रोना मेरे दिल पर कुछ असर न कर सका। मैं चल पड़ा, मगर उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में कहा, आप खफा क्यों हो गए? मैं आइंदा किसी आदमी से बात न करूंगी। अगर आपने मुझे किसी मर्द के साथ देखा तो आप इस छड़ी से जितना चाहिए पीट लीजिएगा। आइए घर चले, मैं आपके लिए हुक्का ताजा करके लाऊंगी। मैं खामोश रहा और उसका हाथ छोड़कर फिर चल पड़ा। उस वक्त बेगू से 1 मिनट की गुफ्तगू करना भी मुझे गिरा गुजर रहा था। मैं चाहता था कि वो लड़की मेरी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाए। मैंने बमुश्किल 2 गज का फासला तय किया होगा कि वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल परेशान थे, आंखों के डोरे सुर्ख और उभरे हुए थे, सीना आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। उसने पूछा, क्या आप वाकई जा रहे हैं? मैंने तेजी से जवाब दिया, तो और क्या झूठ बक रहा हूं? जाइए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से अश्क रवां थे और गाल आंसुओं की वजह से मैले हो रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक नाच रही थी। जाइए, ये कहकर वो उल्टे पांव मुड़ी। उसका कद पहले से लंबा हो गया था। मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर मैंने झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज सुनी। वो रो रही थी। वो थर्राई हुई आवाज अभी तक मेरे कानों में आ रही है। यह है मेरी दास्तान डॉक्टर साहब। मैंने उस पहाड़ी लड़की की मोहब्बत को ठुकरा दिया। इस गलती का एहसास मुझे पूरे 2 साल बाद हुआ, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि बेगू ने मेरे जाने के बाद अपने शबाब को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया और दिक् के मरीजों से मिलने की वजह से वो खुद उसका शिकार हो गई। फिर बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि इस मर्ज ने बिल आखिर उसे कब्र की गोद में सुला दिया। उसकी मौत का बाइस मेरे सिवा और कौन हो सकता है? वो जिंदगी की शाहराह पर अपना रास्ता तलाश करती थी, मगर मैं उसको भूल भुलैयों में छोड़कर भाग आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो भटक गई। मैं मुजरिम था, चुनांचे मैंने अपने लिए वही मौत तजवीज की जिससे वो 2-4 हुई। वो वजन जो मैं 5 साल अपनी छाती पर उठाए फिरता रहा हूं, खुदा का शुक्र है कि अब हल्का हो गया है। मैं मरीज की दास्तान खामोशी से सुनता रहा। वो बोल चुका तो फिर भी खामोश रहा। मैं नहीं चाहता था कि उसके जज्बात पर राय जनी करूं, चुनांचे वहां से उठकर चला गया। मुझे कई मरीजों की दास्तानें सुनने का इत्तेफाक हुआ है, मगर ये निहायत अजीब गरीब और पुरअसर दास्तान थी। गो मरीज बीमारी की वजह से हड्डियों का ढांचा रह गया था,
मगर हैरत है कि उसने अपने तवील बयान को किस तरह जारी रखा। सुबह के वक्त में उसका टेम्परेचर देखने के लिए आया, मगर वो मर चुका था। सफ़ेद चादर ओढ़े वो बड़े सुकून से सो रहा था। जब उसको गुस्ल देने लगे तो अस्पताल के एक नौकर ने मुझे बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, इसकी मुट्ठी में कुछ है। मैंने उसकी बंद मुट्ठी को आधा खोल कर देखा। लोहे के 2 क्लिप थे, उसकी बेगू की यादगार। इनको निकालना नहीं, ये इसके साथ ही दफन होंगे। मैंने गुस्ल देने वालों से कहा और दिल में गम की एक अजीब गरीब कैफियत लिए दफ्तर चला गया। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बेगू, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।